अच्छा, so basically this is the past paper which we have and which we are going to solve. और इसके अंदर हमारे पास कौन सा अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर नंबर 32 क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बात चल रही है। यहाँ पे उसने ना मुझे प्लांट एंड मशीनरी का एक टी अकाउंट दिया हुआ है जो बेसिकली कॉस्ट का अकाउंट है। उसने मुझे बताया ये है कि हमने जो है वो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 100 था। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर एक एक्स्ट्रा प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है। डेबिट साइड पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, खरीदी है $38,000 की। और सिर्फ ये ट्रांजैक्शन हुई थी जिसकी वजह से बैलेंस कैरी डाउन हमारा हो गया $138,000। फिर हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, विच मीन्स कि अब हमें जो है ना डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता है। तो बैलेंस ड्रॉट डाउन हमारा 20,000 है और बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस जो मुझे दिया वो 32,000 है। इनकम स्टेटमेंट में ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, जो इस साल में 2019 में मैंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी है प्लांट एंड मशीनरी पे, दैट इज 12,000। मोटर व्हीकल पे बेटा उसने मुझे बताया है कि ओपनिंग बैलेंस आपका 60,000 का था, लेकिन 16,000 का मोटर व्हीकल आपने बेच दिया था। 16,000 जिसकी कॉस्ट थी वो मोटर व्हीकल आपने सेल कर दिया था, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया 44,000। फिर बेटा हमारे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी मुझे दिया हुआ है। मेरा बैलेंस ड्रॉट डाउन है 25,000। मैंने एक इक्विपमेंट सेल किया है ना मोटर व्हीकल, जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी वो थी 4,000। और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 31,000। इनकम स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करी है फॉर द मोटर व्हीकल वो भी मुझे बता दी गई है कि वो आपने 10,000 की चार्ज करी है इस साल में। इनकम स्टेटमेंट में इस इनकम स्टेटमेंट का मतलब ही यही होता है कि यार आपने क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करी है एक नॉन करंट एसेट के ऊपर, तो वो मुझे बता दिया गया कि भाई 10,000 की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी है मोटर व्हीकल पे। फिर मुझे बेटा एक रिटेन्ड अर्निंग्स का टी अकाउंट दिया हुआ है जिसमें मेरे पास बैलेंस ड्रॉट डाउन है 33,000। डिविडेंड मैंने पे किया है 8,000 का। जनरल रिजर्व में मैंने ट्रांसफर किया है 18,000। और प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट आपने कमाया साल में वो आपके रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंस को इंक्रीज करेगा 15,000 से। तो ये सब करने के बाद जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है दैट इज 22,000। फिर एक इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट मुझे दिया हुआ है विच इज बेसिकली अ लाइबिलिटी। उसका बैलेंस ड्रॉ डाउन है बेटा 2,000। आपने इंटरेस्ट पे किया है 5,000 का और आपका बैलेंस कैरी डाउन है 1,000। इनकम स्टेटमेंट में जो इंटरेस्ट पेबल जाना चाहिए वो 4,000 जाएगा। फिर आगे बेटा उसने मुझे बताया कि इन्वेंट्री हैड इंक्रीज्ड बाय 17,000। इसका मतलब आपने इन्वेंट्री परचेज करी है 17,000 की, सो दैट्स कैश आउट फ्लो। ट्रेड रिसीवेबल्स हैड इंक्रीज्ड बाय 3,000, तो अगेन दैट्स कैश आउट फ्लो कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स आपके इंक्रीज हुए हैं 3,000 से। फिर आगे बेटा वो बोल रहा है द बैंक बैलेंस हैड गॉन फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट टू अ पॉजिटिव बैलेंस। भाई बैंक बैलेंस पहले आपका 7,000 का ओवरड्राफ्ट था, अब वो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, यानी कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। एक लाइबिलिटी थी वो आपने पे कर दिया। Company had issued 72,000 shares, ordinary shares of $0.5 each at par value. कंपनी ने जो है वो 72,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे हैं और किस रेट पे करें, $0.50 each at par value. New bank loan of $5,000 had been received. Trade payables had decreased by $6,000. जब ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेड पेबल्स को पे कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी कैश आउटफ्लो में जाएगा। मोटर व्हीकल हैड बीन सोल्ड फॉर 15,000, सो दैट्स कैश इनफ्लो कि भाई आपने 15,000 का मोटर व्हीकल जो है वो सेल कर दिया है। पार्ट ए में बेटा बोल रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, इग्नोर टैक्सेशन। अब हम यहाँ पे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। सेम मैं ऐसे ही करूंगा कि दो कॉलम बना लेते हैं। एक यहाँ पे लाइन खींची, एक मैंने लाइन यहाँ पे खींची। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम
ऑपरेशंस। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा मेरे पास क्या है, वो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस रिटेन्ड अर्निंग्स में आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज $15,000। यानी कि जो साल में आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो 15,000 है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है। तो इसके अंदर ना जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना जो आपने पे किया, वो आप एड बैक कर दोगे तो आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पता चल जाएगा। सही है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम ऐड बैक कर देते हैं। कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है बेटा? 4,000। ये रहा दिया हुआ है। 4,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास 15,000 है। 4,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो ऐसे ही करते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। अब मुझे नेट प्रॉफिट दे दिया, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से मुझे चाहिए होता है बेटा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो नेट प्रॉफिट के अंदर अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा होगा। तो सिंपली बेटा मैं यहाँ पे यही करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 15 + 4, 15,000 + 4,000, ये हमारा बेटा बन जाएगा 19,000। ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ है बेटा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये भी बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? एक है बेटा मेरे पास 12,000, दूसरा है बेटा मेरे पास 10,000। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी है, एक पे 12,000, दूसरे पे बेटा 10,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 12 और 10। यहाँ पे लिख सर दूंगा मैं प्लस क्यों डेप्रीसिएशन। सॉरी, प्लस क्यों करे, माइनस क्यों नहीं करे इंटरेस्ट? माइनस क्या क्यों करेंगे? डेप्रीसिएशन मैंने बताया था आपको, नॉन कैश एक्सपेंस है ना बेटा, इसका उससे ताल्लुक नहीं है पैसे से। डेप्रीसिएशन आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे। आप सोच रहे हो कि शायद मेरे नॉन करंट एसेट की वैल्यू इतने से कम हुई होगी, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए बेटा इसको हम ऐड बैक करते हैं, माइनस नहीं करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये होता है ना कि वो आपको कैश पोजीशन शो करता है कि भाई आपकी कैश पोजीशन क्या है। मतलब आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। अब इनकम स्टेटमेंट तो आप बनाते हो तो उसके अंदर तो नॉन कैश एक्सपेंस भी आप एडजस्ट करते हो, आप नॉन कैश एक्सपेंसेस भी डालते हो और नॉन कैश इनकम भी डालते हो। लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो सबसे पहले आप ये नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्ट करते हो, ताकि आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाए अपने कैश की। मुझे अपने कैश की पोजीशन चाहिए, मुझे नहीं मालूम करना इसके अंदर कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट क्या है या मेरा एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। क्लियर है बात? सर मैं डेप्रिसिएशन ही नहीं बोल रही हूँ। क्या कह रही हैं? तो बेटा आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रीसिएशन आ गई कितनी? 12,000, और एक आ गई 10,000। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12,000, और डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल जो है वो है बेटा 10,000। ठीक है, ये मैं ऐड बैक कर रहा हूँ, ये इस वजह से ऐड बैक कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है बेसिकली मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, इसका कैश से ताल्लुक नहीं है। फिर बेटा अगली चीज हमारे पास आ गई, अब डिस्पोजल वाली चीज देख लेते हैं। डिस्पोजल में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई मोटर व्हीकल जो था, मोटर व्हीकल की ओपनिंग वैल्यू थी 60,000, और आपने एक मोटर व्हीकल सेल किया 16,000 का, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करिए 4,000। ठीक है, यानी कि नेटबुक वैल्यू उसकी कितनी है? नेटबुक वैल्यू उसकी होनी चाहिए 12,000। और नीचे बेटा वो कह रहे हैं, अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो तो बेटा नीचे वो कह रहे हैं मोटर व्हीकल हैव बीन सोल्ड फॉर 15,000। नेटबुक वैल्यू मोटर व्हीकल की है बेटा 12,000, सेलिंग प्राइस बेटा है 15,000। यानी कि टेक्निकली मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। गेन बेटा मुझे कितना हुआ है? गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है बेटा मुझे 3,000 का, गेन ऑन डिस्पोजल। अब ये क्या असलियत में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी आपको गेन हुआ, ये भी अगेन नॉन कैश गेन है ना, इसका कैश से ताल्लुक नहीं है। मतलब 3,000 एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे आपको, ऐसा नहीं है कि 3,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो आप ये कह रहे हो कि यार आप सोच रहे थे कि 12,000 की बिकेगी, वो बिक गई 15,000। मेरी सोच से ज्यादा मैंने उसको महंगा सेल कर दिया। तो वो जो 3,000 है ना वो आपका नॉन कैश है, इसीलिए बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे 3,000 को। मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा मैंने ये कैसे निकाला। अगर आप
यहाँ पे देखो, तो हम बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट थी, दैट वाज बेसिकली, जो बेची है वो 16,000 थी, ठीक है। और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन बेटा आपने चार्ज करी है 4,000। 16 में से 4 निकालो, 12 बचता है। सेलिंग प्राइस है बेटा उसकी 15,000, तो 3,000 का गेन ऑन डिस्पोजल है, इसीलिए इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल 3,000। बेटा गेन ऑन डिस्पोजल भी आ गया। फिर आगे उसने बोला है, अभी हमने पढ़ा था तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि जो इन्वेंट्री है वो उसने परचेज करी है बेसिकली। इंक्रीज हुई है इन्वेंट्री, इंक्रीज हुई है इन्वेंट्री, तो मैंने आपको बताया है कि अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो इसका मतलब उसने खरीदी है इन्वेंट्री। तो ये बेटा कैश आउटफ्लो होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 17,000। फिर बेटा आगे उसने बोला था कि इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3,000, ये भी अभी हमने पढ़ा है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि क्रेडिट, कस्टमर को आपने गुड्स बेचे बट आपने कैश नहीं अभी तक रिसीव किया, तो अगेन दिस इज कैश आउटफ्लो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3,000। फिर बेटा आगे उसने बोला था डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, डिक्रीज, अब ट्रेड पेएबल्स आपकी लाइबिलिटी होता है। अगर ट्रेड पेएबल्स डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट कर दिया, आपने ट्रेड पेएबल्स को पैसे दे दिए, उनसे गुड्स खरीदे थे उधार पे, और अब आपने उनको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने का मतलब है कि ये कैश आउटफ्लो है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना, क्या वैल्यू थी बेटा, 6,000। ये सब यहाँ पे हमें दी हुई है। ये देखो, इन्वेंट्री वाज इंक्रीज बाय 17,000, ट्रेड रिसीवेबल्स हैड इंक्रीज बाय 3,000, इसके अलावा ट्रेड पेएबल्स हैड डिक्रीज्ड बाय 6,000। सही है। अब मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आ गया, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा मेरा कितना आएगा, अब मैं इसको करता हूँ। 19,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 माइनस 3,000 माइनस 17,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 12,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा अगली चीज हमारे पास आ गई। अब मैं देखता हूँ इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है। इंटरेस्ट, आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है? क्योंकि इंटरेस्ट भी अगर आप पे कर रहे हो तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो इंटरेस्ट जो हमने एक्चुअली पे किया है ना वो 5,000 है। ये देखो, ये कैश आउटफ्लो होगा आपको। ये कैश आउटफ्लो कि भाई 5,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया। एक्सपेंस कितना था, 4,000। ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो साल में आपने रिकॉर्ड किया था वो 4,000 है, एक्चुअली में जो पे किया है ना इंटरेस्ट वो है 5,000। तो ये 5,000 बेटा आपका जो है वो कैश आउटफ्लो बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट पेड 5,000। सही है। और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा, 12,000 माइनस 5,000, 7,000। अब हम आगे चलते हैं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम रिकॉर्ड करते हैं, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेटा हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेड, लोन, जो मतलब आपके फाइनेंसेस को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर आपने कोई लोन ले लिया, आपने डिविडेंड पे कर दिया, आपने शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर लिया। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है डिविडेंड बेटा हमने पे किया 8,000, ये लिखा हुआ है।
डिविडेंड पेड 8,000, तो ये आपका कैश आउटफ्लो है। इसके अलावा उसने एक और एडजस्टमेंट दी थी। कंपनी हैड इशूड 72,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.5 ईच एट पार वैल्यू, यानी कि 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स के भाई कितना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपने रेज करा है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स बेटा कितना हो जाएगा, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 36,000। और इसने बैंक लोन भी मेरे ख्याल से लिए, अ न्यू बैंक लोन ऑफ $5,000 हैड बीन रिसीव। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा कि आपने बैंक लोन लिया। सही है। हमारे पास एक तो आ गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, दूसरा आ गया बेटा बैंक लोन, तीसरा आ गया डिविडेंड। तीन हमारे पास जाए चीजें हैं जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगी, जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें बेटा क्या क्या हमारे पास चला जाएगा, सबसे पहले तो बेटा जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना बेटा 36,000। डिविडेंड पेड 8,000, लोन 5,000। 36,000 माइनस 8,000 प्लस 5,000 आप करोगे, आपके पास आ गया 33,000। ठीक है, 33,000 हमारे पास आ गया। अब अगला हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, अगला होना चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेटा क्या जाएगा, जब आपने कोई नॉन करेंट एसेट परचेज करा है या आपने कोई नॉन करेंट एसेट सेल करा है, तो बिल्कुल सर उसने परचेज करा है, वो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियरली कॉस्ट अकाउंट को अगर आप देखो तो उसके अंदर बेटा क्लियरली बता रहा है कि उसने नॉन करंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 38,000 की, और उसने बेचा भी है। बेचा कौन सा है इसने मोटर व्हीकल बेचा, और कितने का बेचा है ये भी नीचे हमें दिया हुआ है। मोटर व्हीकल हैव बीन सोल्ड फॉर 15,000। तो 38,000 का एक उसने नॉन करंट एसेट परचेज किया है, और 15,000 का उसने मोटर व्हीकल सेल किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, कैश आउटफ्लो 38,000, सेल ऑफ मोटर व्हीकल 15,000। 15,000 का सेल किया है, तो ये 15,000 मुझे जेब में मिले हैं, इतने का मैंने बेचा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये अमाउंट आएगा -23,000। अच्छा, अब मैंने कैलकुलेट करना है नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो भाई हमारा कैसे निकलेगा, 7,000 प्लस 33,000, 33,000, तो ये हो गया 40,000। 40 में से 23 आप माइनस कर दो, तो ये आ गया 17,000, यानी कि 17,000 आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना 17,000। सही है। और मेरा कैश बैलेंस बेटा कितना है, कैश बैलेंस मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ इसमें बैंक बैलेंस मुझे दिया हुआ है कि बैंक बैलेंस हैड गॉन फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 7,000 टू पॉजिटिव बैलेंस, यानी कि वो आपका नेगेटिव था 2018 में, अब पॉजिटिव हो गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कैश इन ओपनिंग कैश इन कैश बैलेंस जो है वो हमारा नेगेटिव होगा 2018 का जो ओपनिंग बैलेंस है,
यानी कि 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2019 का ओपनिंग बैलेंस है। तो मैं इधर लिख दूंगा बेटा, इधर बेटा मैं लिख दूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस कितना बेटा, 7,000 माइनस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट था ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब यही होता है कि -7,000। 17,000 में से 7,000 निकाल दें, आपके पास 10,000 बचा। जो ये 10,000 है, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्टार्ट हमने कैसे किया था, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से। हमारा जो नेट प्रॉफिट था वो 15,000 था, बट ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैंने ऐड बैक कर दिया 4,000, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस था। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ठीक है, मतलब मैंने उल्टा किया। आप करते ये हो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। उसने यहाँ पे लिखा है इग्नोर टैक्स, के टैक्स को आप इग्नोर कर दो। तो इंटरेस्ट कितना था, 4,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो आप अगर नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो तो आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 19,000। फिर हमें पता था कि यार जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करी है प्लांट एंड मशीनरी पे वो है 12,000। जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करी है मोटर व्हीकल पे दैट इज 10,000। हमने जो गाड़ी बेसिकली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम में बिकेगी, वो मैंने एक्चुअली 3,000 गेन के ऊपर सेल कर दिया, नेट बुक वैल्यू से ज्यादा आपने महंगी बेच दी है, तो वो 3,000 का गेन ऑन डिस्पोजल है। बट ये गेन जो है वो आप क्या करते हो, ये नॉन कैश है ना, तो ये आप माइनस कर दोगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, अब ये बात मैंने आपको समझाई है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं कि अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज करता है तो आप जो है बेसिकली उसको कंसिडर करते हो एज कैश आउटफ्लो। अगर आपका करंट एसेट डिक्रीज करते हैं तो आप उसको कंसिडर करते हो एज कैश इनफ्लो। करंट लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज करती है तो वो कैश इनफ्लो है, करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज करती है तो वो कैश आउटफ्लो। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बस ये दो चीजें जाएंगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 12,000। इंटरेस्ट जो पे किया है एक्चुअली वो आपने 5,000 इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया बेटा 7,000। फिर अगली चीज है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जब आपने कोई लोन लिया या आपने डिविडेंड बेसिकली पे ऑफ कर दिया या आपने शेयर इशू करे और उससे कैपिटल रेज किया जो आपके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 36,000, डिविडेंड पेड 8,000, लोन 5,000, 36,000 माइनस 8,000 प्लस 5,000। हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया 33,000। फिर अगली चीज है बेटा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर मैंने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है या कोई नॉन करंट एसेट सेल किया है तो वो चला जाएगा। तो हमें पता है कि हमने एक नॉन करंट एसेट परचेज किया था 38,000 का, और हमने एक नॉन करंट एसेट बेचा था 15,000 का। तो नेट जो हमारे पास कैश फ्लो आएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज गोइंग टू बी 23,000। ये सब करने के बाद हमारे पास नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट आ गया, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा था तो इसीलिए मैंने बोला नेट इंक्रीज, कि भाई मेरा जो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है वो इंक्रीज हुआ है 17,000 से। सिंपल है, मैंने कुछ भी नहीं किया, 7,000 प्लस 33,000 माइनस 23,000, तो मेरे पास पॉजिटिव 17,000 आ गया। फिर उसके बाद इसमें मैंने बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड कर दिया। अच्छा, अब कैश इन कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि या तो कैश बैलेंस दिया हुआ होगा या बैंक बैलेंस दिया हुआ होगा। इस क्वेश्चन में मुझे उसने बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो उसने कहा था कि भाई स्टार्ट में आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव था 7,000, फिर वो बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हमने यही शो कर दिया कि क्लोजिंग जो बैंक बैलेंस है हमारा वो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि हमने आंसर सही किया कि शुरुआत में नेगेटिव था, अब हमने पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव कैसे हुआ कि भाई 17,000 था, 7,000 निकाल तो क्लोजिंग जो बैलेंस आ रहा है वो 10,000 आ रहा है, विच मीन्स इट हैज बिकम पॉजिटिव 10,000। और ये चीज इंडिकेट करेगी कि आपने क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट किया। इसके बाद बेटा ये पूरा क्वेश्चन अब हमने कर लिया। अब इसके बाद अगला पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज डेल्ट with differently in statement of cash flow as compared to books of account of a company। तो हम भाई शेयर प्रीमियम क्या होता है, शेयर प्रीमियम का मतलब होता है ओवर एंड अबव द पार वैल्यू, कि भाई जो भी पार वैल्यू है ना आप उससे एक्स्ट्रा पैसे जो चार्ज कर रहे हो आपका शेयर प्रीमियम
के अकाउंट में जाएगा। तो इसके अंदर बेटा हम ये बोलेंगे कि in statement of cash flow the amount of share premium is added to the par value to show total proceeds। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब आप कैश फ्लो बना रहे होते हो ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके अंदर शेयर प्रीमियम जो है वो आप ऐड कर देते हो पार वैल्यू में, टू शो टोटल प्रोसीड, मतलब ये शो करने के लिए कि भाई टोटल मुझे इतने पैसे मिले। अगर आप ओवर एंड अबव द पार वैल्यू सेल कर रहे होते हो ना, उसको उसको जो आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो पार वैल्यू से ऊपर, वो आपका शेयर प्रीमियम होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ये करते हो दैट शेयर प्रीमियम इज एडेड टू द पार वैल्यू टू शो, शेयर प्रीमियम इज एडेड टू द पार वैल्यू टू शो टोटल प्रोसीड्स। ठीक है, टोटल प्रोसीड्स ये आपको शो कर देगा कि भाई मुझे टोटल इतने पैसे मिले, बैंक में मेरे इतने पैसे आए। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख लो या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को देख लो, उसके अंदर हम उसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं, पार वैल्यू को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, शेयर प्रीमियम को हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, और उसको अलग अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं विच इज नोन एज शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, फिर वो कह रहा है बेटा स्टेट 3 रीजंस व्हाई अ कंपनी माइट प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई कोई भी कंपनी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा प्रिपेयर क्यों करेगी। तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है भाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस को हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए द वर्किंग कैपिटल मूवमेंट विद इन द कंपनी। This analysis makes it easier for a business to improve its operations in order to preserve cash and improve inflow numbers। ठीक है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि बेसिकली आपकी कैश की पोजीशन कैसी है, कितना कैश आउटफ्लो है, कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। This knowledge informs the company's short and long-term planning. It also helps in analyzing the optimum level of cash and working capital needed in the company। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो द मेन एम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू साइट द रीजंस फॉर चेंजेस इन द लाइबिलिटीज एसेट्स और इक्विटी कैपिटल। ठीक है, ताकि वो ये आपको ये भी बताता है कि आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो बेसिकली एसेट्स है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपने सेल करे हैं, परचेज करें। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें हम हमें एक ही कंक्लूजन पे बेटा लेके जाती हैं दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स द बिजनेस इन बेसिकली मेकिंग डिसीजन, प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में बिजनेस की हेल्प करता है, बिजनेस को बेटा सपोर्ट करता है। ठीक है।